हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेक्चर नंबर 7 फॉर क्लास 12th में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड TIR। तो आज हम इस लेक्चर में 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और डेफिनेटली आज जो 3 करेंगे इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन 100% श्योर है और 2 भी आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका रियल एंड अपॉइंट डेप्थ्स। आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट, जैसे जनरली आप क्या देखते हो कि बुकेट है वाटर की, उसके अंदर हम क्या करते हैं, गिलास डाल देते हैं नीचे जो कि पानी की भरी हुई थी, और जिस टाइम पे हम उस गिलास को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो बुकेट की डेप्थ है वो बहुत कम है, यानी गिलास जो है वो ऐसा लगता है जैसे बहुत ऊपर है। जब उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उसके अंदर हाथ डाल के, तो हमें ये लगता है कि जहाँ पे हमें दिख रहा था वहाँ पे ना होके ये तो बहुत नीचे है। तो इसी को बोलते हैं रियल एंड अपॉइंट डेप्थ। तो आइए ऐसा ही टॉपिक हम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक किसी भी यूटेंसिल में वाटर था, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो क्या मान लेते हैं, किसी भी यूटेंसिल में हमारे पास ऐसे मान लिया कि उस यूटेंसिल में वाटर था। कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है, ये है पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की। सपोज एक ग्लास जिसको कंची बोलते हैं वो यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, और जो रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है इंटरफेस पे, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, वो रे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट को, वहीं पे क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं ऑब्जेक्ट, ऐसे एक ही रे आएगी, एक रे आपकी इधर भी जाएगी, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल डाल दूँ, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल डाल दूँ तो क्या होगा, ये है वाटर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μW। इधर बाहर है एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया एयर। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है। इट मीन्स रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, हैंस इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कहाँ हो जाएगी, नॉर्मल से अवे हट जाएगी। तो ये जो है, ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको नाम मैंने दिया A, और इधर जो पॉइंट आया इसको नाम दिया मैंने B। क्लियर। अब देखिए, जब आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे होगे तो इस रे को अगर मैं बैक साइड में प्रोसीड करूँ तो ये आपको इमेज, ये ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय कहाँ नज़र आएगा, यहाँ। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ x, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है y, ठीक है। AI इज इक्वल टू y एंड AO इज इक्वल टू x। क्लियर है। अब देखिए, अगर ये एंगल R है तो ये भी R होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये भी आपका क्या होगा, R होगा। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, ये लाइन और ये लाइन हुई पैरेलल, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, I होगा। तो आप बिल्कुल अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए, ये चीज़ बता दीजिए कि ये R क्यों होगा और ये I क्यों होगा। ऐसा करने के बाद अब मैं लगाता हूँ स्नेल्स लॉ। इस पॉइंट पे क्या लगाता हूँ, स्नेल्स लॉ।
बी पॉइंट पे क्या लगाता हूँ, स्नेल्स लॉ। कहाँ लगाया स्नेल्स लॉ, बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे है आई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है W इंटू साइन आई इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए इंटू साइन आर। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर केसेस में क्या करना होता है, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाना होता है। वो क्या होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो क्या करूँ मैं यहाँ से म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए कर देता हूँ, तो क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, ये साइन आई उधर जाएगा, साइन आर इधर रह जाएगा, तो ये आ गया साइन आर अपॉन में साइन आई। ऐसा कुछ रिलेशन अपने पास बन गया है, ठीक है। देख लेना एक बार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं सही है बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस जगह पे साइन आर और साइन आई के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ये बड़े वाली जो ट्रायंगल आपको दिख रही है ए बी ओ, ये वाली जो ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल में साइन आई की वैल्यू निकाल दीजिए। साइन आई इज इक्वल टू, इस बड़े वाली ट्रायंगल में साइन आई की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या होगी भाई, देखिए दो एंगल जिस साइड पे पता हो वो तो क्या बनेगा, बेस, तो ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, दिस इज इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, तो इसको नाम दो सेकेंड। सिमिलरली इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी आई, ए बी आई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप साइन आर निकाल दीजिए, तो साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, वही ए बी अपॉन आई बी आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अगर हम साइन आई और साइन आर की वैल्यू सेकंड और थर्ड से फर्स्ट में रखते हैं तो हमें मिलता है म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए इज इक्वल टू, साइन आर की वैल्यू है ए बी अपॉन आई बी, ए बी अपॉन आई बी इंटू साइन आई की वैल्यू है, तो ये 1 अपॉन साइन आई आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ए बी अपॉन ओ बी का क्या करोगे, ओ बी अपॉन ए बी, तो ए बी से ए बी हुआ कैंसिल, तो अपने पास रिजल्ट आ गया है ओ बी अपॉन आई बी, और ये है अब्सोल्यूट, तो अब्सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू ओ बी अपॉन आई बी, ये मेरे पास आया रिजल्ट। अब एक अजम्पशन देखिए, यहाँ पे अजम्पशन क्या रहेगी, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो दोनों रेज, ये भी और ये भी और ये भी आपकी आइज़ के अंदर तभी तो एंटर करेंगे जब बी और ए बहुत क्लोज हो, बी और ए बहुत नज़दीक हो। ये तो डायग्राम समझने के लिए हमने बी को दूर ले लिया, अदरवाइज ये बी कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ होगा, बिल्कुल नज़दीक होगा, तभी आपके रेटिना के अंदर ये, या सॉरी प्यूपिल के अंदर एंटर कर पाएगा, क्योंकि प्यूपिल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे वी आर एबल टू सीम्स और द रे along OB is enters in our eye only and only when B is very close to A। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, the OB line या OB ray of light is enters in our eye only and only when B is very close to A, means हम क्या कह सकते हैं, OB is similar to OA and IB is similar to IA।
तो हम क्या कह सकते हैं, जो ऊपर इक्वेशन है उसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी की जगह ओ ए कर दें और इसकी जगह आई ए कर दें, तो ये रिजल्ट अपने पास आ गया। अब ओ ए और आई ए को डिफाइन कर रखा है, एक है एक्स और एक है वाई। ओ ए क्या है, एक्स, तो म्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, वेयर एक्स इज रियल डेप्थ और वाई इज अपॉइंट डेप्थ। तो ये होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपॉइंट डेप्थ। तो कल 2-3 बच्चों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डाल रखी थी मेरे पास, ये कह रहे थे कि सर इसमें तो केवल 2 ही चीज़ गिवन है, एंगल वगैरह तो गिवन है ही नहीं। तो वही क्वेश्चन है ये, इस फॉर्मूला से उसको आप कर सकते हो, जिसमें 2 एक डिस्टेंस गिवन था और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। वो ग्लास स्लैब से रिलेटेड था, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है, उसको रियल डेप्थ के बराबर मानेंगे, यानी उसको एक्स की जगह पे रख देना, तो वाई क्या आ जाएगा, आप उसमें म्यू गिवन था ग्लास का, उसका यूज करके हम क्या निकाल देंगे, अपॉइंट डेप्थ निकाल देंगे। अब बात आती है जो आपके पास रियल डेप्थ अपॉन में अपॉइंट डेप्थ आया है, और इधर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम। अपॉइंट डेप्थ इज ऑलवेज लेस देन रियल डेप्थ। अपॉइंट डेप्थ कभी भी रियल डेप्थ से ज़्यादा या उसके बराबर नहीं हो सकती, हमेशा इससे कम मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, इससे कम मिलेगी। चाहो तो आप रख के देख लो, यहाँ क्या रखोगे, म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपॉइंट डेप्थ। अपॉइंट को इधर ले आइए, ऊपर से यहाँ जो वैल्यू थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज ऑलवेज, अगर हम एयर और वैक्यूम को छोड़ के किसी के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो 1 से ज़्यादा होता है, तो समथिंग अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमने बढ़ाई है, इट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका, अपॉन डेप्थ की वैल्यू हमेशा रियल से कम आएगी। यानी यहाँ पे रियल तो है ही, उसको किसी से डिवाइड करोगे तो आंसर कम ही आएगा, और डिवाइड करने वाली जो चीज़ है वो भी क्या है, 1 से ज़्यादा, डेफिनेटली रियल से कम आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और होता है इसी से रिलेटेड, और वो होता है आपका नॉर्मल शिफ्ट। वो क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट। भाई देखिए, देखने वाला आदमी भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। भाई हो सकता है कि एक आदमी की आई यहाँ पे हो, दूसरे की यहाँ हो, तीसरे की और दूर हो, तो आपका जो इंटरफेस है उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन देखने वाले की अलग अलग हो सकती है। तो नोट करिए नॉर्मल शिफ्ट होता है, ये लिख तो लोगे ना, लेट अस कंसीडर some water is in a bucket and a glass कंची जिसको हम बोलते हैं is placed in bottom of that bucket, and suppose the refractive index of water which is in bucket is mu w and its level is x, or we can say the water level in bucket is given by OA and which is equal to x। ठीक है, उसके बाद आप रे लाए हैं, एंड द डिफरेंट रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन इंटरफेस। सपोज आउट ऑफ दीज रेज वन रे इज वी कंसिडर या वी शो ओनली 2 or 3 रेज। अब बहुत सारी रेज निकलेंगी यहाँ से, उनमें से हम 2 या 3 रेज को शो कर रहे हैं, लेकिन हमने कितने को किया है, 2 को, तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे, ओनली 2 रेज आर शोन इन फिगर एंड विच आर एज फॉलोज। वो इस तरह से होंगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, द फर्स्ट रे दैट इज OA is incident normally on the surface, and we know that the ray which is incident normally on the surface goes straight without refraction. Suppose any other ray is incident at surface at point B at an angle of I,
and we know that it goes from denser to rarer medium. It means it's bent to away from the normal. If we proceed back the refracted ray of light, then it meets at a point I to the ray OA के साथ ये intersect कर जाती है, and we know that when two or more rays of light are intersect each other at any point after refraction, then the image is seems to formed at that point. तो ये क्या बन गया आपकी, इसको हमने नाम भी क्या दिया है, इमेज दे दिया है, ठीक है। नाउ इफ़ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, यहाँ से आप शुरू कर दोगे, उसके बाद सारा का सारा आपको नोट कर देना है। उसके बाद है नेक्स्ट, नोट कीजिए नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है, द लाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी रेज्ड द, सॉरी हाइट आना चाहिए था यहाँ पे, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इन ए डेंसर मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। मीन्स नॉर्मल शिफ्ट का मतलब ज़्यादा कुछ तो हुआ ही नहीं, ये तो x माइनस वाई हुआ, ये तो केवल और केवल क्या हुआ, x माइनस वाई हुआ। मीन्स normal shift, if normal shift is represented by d, then it is equal to real depth minus upon depth, x minus y. What is the values of x and y? What is the value of x and y? ये एक तो OA है, एक तो क्या है OA, माइनस y की वैल्यू क्या है आपके पास IA। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको एक फॉर्म में लिखूँ, या तो IA इसको OA को IA में बदलूँ या IA को OA में बदलूँ। तो ये रही अपने पास रिलेशन। यहाँ से मैं कह सकता हूँ IA इज इक्वल टू OA अपॉन में म्यू। ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो हम लिख देंगे विच इज इक्वल टू OA माइनस OA अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ टेक्स OA कॉमन। ये देखो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, जिस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी वैसे हमें फॉर्मूला को एनालाइज करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो OA को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इफ़ OA इज गिवन, यानी मान लिया ये आपके पास T गिवन है, ठीक है, जो भी आपके अगर गिलास स्लैब होगी या वाटर लेवल वगैरह जो भी होगा, मान लेते हैं गिलास स्लैब होगी शायद, तो इसको क्या मानेंगे, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के बराबर T के बराबर मानेंगे, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। D इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को रट के रखो, याद रखो, जैसे ही जिस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है आपको इसको ड्राइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए आप सभी को पता है कि जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जिनको कंसेंट्रिक लेयर्स बोलते हैं या एटमॉस्फेरिक लेयर्स बोलते हैं, उन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब रेज आपकी सन से और अर्थ तक पहुंचती है तो उसका मैनी टाइम रिफ्रैक्शन हो चुका होता है, बहुत बार रिफ्रैक्टिव हो चुकी होती है। तो ऐसे ही यहाँ से इसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकन प्लेस ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट। सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, इसलिए एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है एक फिनोमिना इससे रिलेटेड, वो होता है जो डिलेड सनसेट एंड एडवांस सनराइज वाला टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। डिलेड सनसेट एंड एडवांस सनराइज, यानी एक डे टाइम की अगर बात करें तो टोटल मिला के 4 मिनट्स इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, यानी 2 मिनट पहले आपको सन दिखने लग जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो इसको बोलते हैं अपॉन शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन एट द सन राइज एंड सन सेट। तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे, उसकी हेल्प से आप इसको समझा दोगे। वैसे इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर से ज़्यादा का आता तो नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में एक्सप्लेनेशन आ जाती है इसकी,
वहाँ पे 3 मार्क्स तक का आ जाता है, इसलिए 12th में बहुत कम चांस है। भाई मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है, इधर आपके क्या रहेंगे, ये आपका अर्थ है और ये इसकी ऐसे ऐसे डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे, ऐसे करके मैंने बहुत ज़्यादा बना दी, कम ही होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सपोज 3-4 जो भी हैं, जो पढ़े ही होंगे आपने, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, लेयर से ही है। तो यहाँ पे आपका सन है तो क्या होगा, सन रेज ऐसे जाएंगी। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होगी, जर्नली क्या माना गया, ऊपर से नीचे आते तो डेंसिटी बढ़ती है, तो रे चलेगी रेयर टू डेंसर। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल डाल लें सेंटर से जो पास होगा तो ये क्या होगी, बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, फिर बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल और फिर बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। इसको ऊपर की तरफ अगर इनके बढ़ाएं तो एक रे ऐसे जा रही होगी और एक आप यहाँ से देखोगे ये वाली बिल्कुल सीधी, अगर पीछे लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको इमेज नज़र आएगी। सन कहाँ था, यहाँ, नज़र कहाँ आएगा, यहाँ। दैट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद सनसेट और सनराइज़ के समय पे उसकी फ्लैटिंग है ना, वो आपका फ्लैट हो जाता है, यानी जो स्फेरिकल पोजीशन है या सर्कुलर पोजीशन जो आपको नज़र आती है वो उस शेप में नहीं रह पाती, वो क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लैटेंड हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी शेप चेंज होगी। ये भी किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। TIR टॉपिक नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट कीजिए कंडीशंस फॉर TIR, कंडीशंस फॉर TIR, इसकी कंडीशन क्या होती है, कब हमें देखने को मिलेगा। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये होती है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, मीन्स द रेज ऑफ लाइट आर गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम और द रेज आर गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। रेज कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में। सेकंड केस, सेकंड कंडीशन, सॉरी केस नहीं कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है वगैरह वगैरह, तो कंडीशन आपको पता चलेगी। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है, इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, या ऐसे कर लो, इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस थ्रू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम की तरफ से एक इंटरफेस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है विद एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, किस एंगल से, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से, देन द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, तो वो लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही वो फिनोमिना होता है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 100% एक ही फिनोमिना देखने को मिलता है, और वो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है वो, इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, केवल और केवल एक ही फिनोमिना देखने को। मैंने आपको बताया था चैप्टर शुरू किया जब कि ऑप्टिक्स में हमेशा तीनों फिनोमिना एक साथ होते हैं, क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कोई भी 100% नहीं है, लेकिन मैंने बताया था वहीं पे कि एक फिनोमिना ऐसा भी आएगा जो अप्रोक्सीमेटली 100% होता है। भाई ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100% हो सकता है, लेकिन मोर देन 99% होगा, 99 पॉइंट समथिंग % आपका बिल्कुल प्योर है, यानी सारी की सारी रे ऑफ लाइट
रिफ्लेक्ट बैक होती है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता और कोई आपका रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो इसी फिनोमिना में आपके 100% रिफ्लेक्शन होता है, 100%। ठीक है, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस में होता है, TIR के अंदर होता है। चलो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है फिनोमेना। ये एक मेरे पास इंटरफेस है, नीचे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, ये μ1, यानी ये मीडियम 2 और ये मीडियम 1। तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कंडीशन गिवन है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो पहली कंडीशन ओबे करवा दी हमने, ऑब्जेक्ट को किस में रख दिया, डेंसर में। तो यही थी पहली कंडीशन, रे कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो सबसे पहले रे हम निकालेंगे बिल्कुल सीधी, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे बिल्कुल सीधी निकालेंगे। तो ये गई आपकी ऊपर की तरफ, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं ए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो ये नाम दिया मैंने I1 और ये पॉइंट दिया B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, इसको क्या कर दिया, और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो अब की बार क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर हो गया, IC के बराबर हो गया। एट दैट टाइम द रे ऑफ लाइट इज ग्रेजिंग और गोज अलोंग द इंटरफेस। तो यहाँ पे अब ये देखिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया है, 90 डिग्री। ये क्या हो गया है, 90 डिग्री। इफ यू फर्दर इंक्रीजेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन ये पॉइंट C नाम दे लो, इधर क्या दे लो, T। फर्दर इंक्रीजेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक तो आपकी डेफिनेशन आती है IC की, किसकी, देखिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। वैसे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कभी पेपर में आया नहीं है, कंडीशन आ जाती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन इसमें क्या क्या हो सकती है। तो एक बार तो स्नेल्स लॉ यहाँ लगाओगे तो इससे तो कोई अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, लेकिन इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे C पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, कहाँ पे, C पॉइंट पे क्या लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। डायरेक्ट C पे लगा दो, कोई बात नहीं है। तो C पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड इनटू क्रिटिकल एंगल दैट इज sin IC is equal to refractive index of first medium into sin R। ये क्या है आपका, R था जो कि 90 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ इफ μ1 इज इक्वल टू μA, मान लेता हूँ कि ये वाला मीडियम क्या है, एयर, देन वी कैन राइट μ2 अपॉन में μA। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर is equal to absolute refractive index and which is equal to sin I upon में sin R, sin IC नहीं क्या होगा, sin R अपॉन में sin IC, ये होगा। क्लियर है, एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर R is equal to 90 डिग्री, therefore sin 90 is equal to 1, we can write म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन IC। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि इसको ड्राइव करके दिखाइए, कंडीशन बताइए। तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन IC। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन IC। अप्लाई करना आना चाहिए सभी को, ऐसा नहीं है रट्टा मारना है, सभी को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन ये क्रिएट होगी कि अब आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बताइए क्या होता है। देखिए यानी दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम
सच दैट corresponding to which angle of refraction is 90 degree, such that corresponding to which angle of refraction is 90 degree, then the angle of incidence is known as critical angle। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium corresponding to which angle of refraction is 90 degree is known as angle, critical angle is known as critical angle। that value of angle of incidence in denser medium corresponding to which angle of refraction is 90 degree is known as क्रिटिकल एंगल, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ये क्रिटिकल एंगल यानी ये वो स्टेज है, क्रिटिकल यानी क्रिटिकल तो ऐसी स्टेज होती है जिसके कम करने पे कुछ अलग होगा और ज़्यादा करने पे कुछ अलग होगा, वो स्टेज आ गई। हाँ, तो ये वही स्टेज है। इफ यू फर्दर इंक्रीजेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर और ज़्यादा बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। क्लियर है, व्हाट इज द TIR? द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection, is called total internal reflection। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अगले वीडियो के लिए छोड़ा है इसको, क्योंकि एप्लीकेशन जितनी भी हैं सारी एक साथ डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 के आसपास हैं, सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। तो जो आपका बुक है उसमें शायद इससे पहले वाला जो टॉपिक था रियल एंड अपन डेप्थ, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आई थी उनमें से लगभग हाफ से ज़्यादा तो आप कर चुके हो, और उनमें से कुछ जो आपसे नहीं हो पा रही थी वो अब हो जाएंगी, क्योंकि उसमें वही आपका जो नॉर्मल शिफ्ट है और रियल एंड अपन डेप्थ वाला फॉर्मूला है वो यूज़ होगा, तो उससे आप कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर किसी बच्चे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से थोड़ी सी कम सोल्व हुई इस टॉपिक से रिलेटेड, या इससे पहले जो टॉपिक किया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला, लेटरल शिफ्ट वाला, तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था जब करवाया टॉपिक, तो उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो फॉर्मूला आया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो फॉर्मूला आया था वो कौन सा था, मैंने बताया भी था कि एक फॉर्मूला जिसमें हम बार उसको बहुत लेंदी सा लेके चले थे कि कहीं पे हम मतलब सारे एंगल्स को आर की जगह आई में बदल रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे ना, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ से ये प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम कब कितना हो सकता है ना, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने। नॉर्मल शिफ्ट है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम उसकी थिकनेस के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ केस आया था। उस केस से पहले एक जर्नल सा फॉर्मूला बना था, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था लेटरल शिफ्ट, दैट इज D इज इक्वल टू साइन आई माइनस कोस आई साइन R अपॉन में कोस R। ये फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आपके लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल किससे सोल्व होंगे, नोट कर लेना अपना। मैंने बताया भी था जब किया था तब कि ये जो एक स्पेशल केस आया था जिसमें हमने रखना शुरू कर दिया था म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, देयर फोर साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में म्यू, फिर ये वैल्यू पुट करना शुरू किया था। तो उससे पहले एक बहुत अच्छी इक्वेशन आई थी, और वो इक्वेशन क्या आई थी, वो इक्वेशन क्या आई थी, और भी उससे भी पहले इक्वेशन आप चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी यूज़ हो जाएगी। इक्वेशन आई थी D इज इक्वल टू T अपॉन में कोस R इंटू साइन आई माइनस R, जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन पता हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं पता हो तो साइन आई माइनस आर की जगह पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगने के बाद जो इक्वेशन आई थी वो भी यूज कर सकते हो। और वो क्या आई थी,
डी इज इक्वल टू टी अपॉन कोस आर साइन आई कोस आर माइनस कोस आई साइन आर। ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, या इसे नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन जो स्पेशल केस वाली है वो कुछ एक न्यूमेरिकल में ही लग पाती है, वो नहीं लगेगी। हाँ, ये इक्वेशन हर न्यूमेरिकल में लग सकती है, स्पेशल केस वाले में भी लग सकती है, और कोई नॉर्मल सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर दे रखा होगा उसके ऊपर भी। इसलिए मैंने बताया था कि ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी इक्वेशन इम्पोर्टेंट है? जिसमें हमने प्रूव किया था d इज इक्वल टू टी अपॉन में कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये वाला जो है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये था, मेन फॉर्मूला ये था। ठीक है, इसको और आगे करना चाहो, अगर ये पता हो तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप देखिए म्यू वगैरह का यूज़ करके और आप क्या निकाल सकते हो इजीली। अगर एंगल गिवन हो, एक एंगल गिवन, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन हो, म्यू गिवन हो, तो साइन आर निकल जाएगा। साइन आर निकाल के आर की वैल्यू और आई की वैल्यू दोनों को यहाँ पे रख दो, हो जाएगा सोल्व। यहीं पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला से बन जाते हैं। हो सकता है एक आध न्यूमेरिकल में इसको और एनालाइज करना पड़े और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ जाए, एक आध में, ज़्यादा में नहीं करना पड़ता। और एक आध का मतलब हो सकता है वो एक आध फाइनल पेपर में आ जाए। इसलिए हर टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है। लेकिन जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी न्यूमेरिकल नहीं होने वाली, वो अब नहीं आएगी, क्योंकि उनमें जो न्यूमेरिकल्स में है वो एक रियल एंड अपॉन डेप्थ वाला फॉर्मूला और यूज़ हो रहा था, जो आपका पढ़ा हुआ नहीं था। तो सभी बच्चे आज की डेट में जिन्होंने भेज दिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजे हैं, जिन्होंने भेज दिए उनके साथ 3-4 न्यूमेरिकल और बच्चे होंगे जो रियल एंड अपॉन डेप्थ से रिलेटेड थे, वो ज़रूर भेजें। और जिन्होंने आज का नाम लिया था कि सर कुछ न्यूमेरिकल नहीं हो रही, इसलिए हम अगला टॉपिक होने के बाद सारे एक साथ भेज देंगे, तो वो आज मेरे पास सेंड कर दें। आज मैं उसकी रिपोर्ट तैयार करूँगा। कल मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसे फॉर्मूला यूज़ हो रहे थे जो अब तक नहीं पढ़े थे। लेकिन अब जो पढ़ ली, इनके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लग रहा है। इसलिए जितने भी न्यूमेरिकल हैं एटलीस्ट 10, मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को जिनको 90 एंड अबव मार्क्स लेने हैं, एटलीस्ट 10, यानी आपको सारे करने हैं। 90 एंड अबव मार्क्स लेने चाहते हैं उनको सारे के सारे करने हैं। बाकी नॉर्मली जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 10 सभी को करने हैं, यानी एटलीस्ट 10 सभी के आने ही आने चाहिए। और जो टेस्ट वगैरह है, इसमें अगर कोई बच्चा कोई रियल में प्रॉब्लम होती तो मेरे से पहले परमिशन ले टेस्ट ना देने की। ऐसा नहीं है कि टेस्ट देने के बाद फिर मैं पूछता रहूं बार बार टेस्ट क्यों नहीं दिया था, तो बार बार बहाने बनाते रहें, ये था वो था। पेरेंट्स से पूछे तो कोई और बात मिलती है, आपसे पूछें तो कोई और बात मिलती है। ऐसे ना करें, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।